वेलकम। मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ सिनेमा की दुनिया के अपने इस खास शो में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर। इनका तारुफ हम आपसे करवा दें। ये एक फिल्म निर्माता, फिल्म आर्किविस्ट हैं और साथ ही साथ इंडियन सिनेमा को लेकर इनका आत्मसमर्पण और लगाव जो है उस पर आज हम इनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पुरानी और क्लासिकल फिल्मों को रिस्टोर करके उनको बहाल करके आप दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। ये एक बहुत बड़ा काम है। जिस तरह से भारत की ऐतिहासिक इमारतें हैं, कितनी कीमती इमारतें हैं, ये हमारी विरासत है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा भी हमारा एक कीमती धरोहर है और उसका संरक्षण कितना जरूरी है। आपने इसकी अहमियत को किस तरह से समझा? हालांकि आप पुणे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, जहां आपने सिनेमा की पूरी ही पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो बनता है कि आपने फिल्मों के रेस्टोरेशन को लेकर ही क्यों चुना और इसको लेकर कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पिंच करी? जनाब, एक तो सबसे पहले सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी जिन्होंने वक्त निकाला और ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मुझे बोला जो बहुत कम लोग जानते भी हैं और वो समझते भी नहीं है कि फिल्म संरक्षण होता क्या है, फिल्म प्रिजर्वेशन क्या होता है। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा उस वक्त के बारे में जब मैं एक बचपन में एक फिल्में देखा करता था। मेरे नाना जी, मैं एक राज्य परिवार से थे और डुमराव करके एक विरासत है जो एक ज़मींदारी बिहार में एक जगह है जहाँ पर मैं अक्सर गर्मी की छुट्टियों में जाया करता था। और उनके पास एक कमरा हुआ करता था, उसका नाम था ठंडा कमरा, बिकॉज उस वक्त एयर कंडीशन तो होता नहीं था, लेकिन एक कमरे में एयर कंडीशन था और उसमें एक कांच का कबर्ड, एक अलमारी थी जिसमें बहुत सारी फिल्में रहती थी। और मैं उसको खोल कर वो डिब्बे, कैंस, उसमें फिल्म के रील हुआ करते थे। और मेरे ख्याल से जिस पीढ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो आज की पीढ़ी है, उन दोनों को लेते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से वो फिल्म को निकाल कर उसको स्मेल करता था। अच्छा। और जाके प्रोजेक्शनिस्ट को वो फिल्म दिया करता था। और जब भी हम उस फिल्म को थ्रेड करते थे तो चार्ली चैपलिन की फिल्में हो, लॉरेल हार्डी की फिल्में हो या बहुत सारे ऐसी फिल्में हो, तो हमेशा प्रोजेक्शन में जब वो प्रोजेक्टर के अंदर जाता था तो वो अपसाइड डाउन जाता था, तो चैपलिन का चेहरा नीचे होता था और जब वो प्लेबैक होती थी स्क्रीन पे तो वो एकदम सीधा। तो वो बहुत फैसिनेट करता था मुझे कि कैसे इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है। और मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि सिनेमा से जो मोहब्बत हो गई मुझे, जो एक तरह से एक मुगले आजम जैसे मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का एक रिश्ता जो बना, जो पागलपन था, जो एक कभी वो उसको आप समझने के लिए भी अगर मैं खुद समझना चाहूँ कभी कभी, मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या हो जाता है जब मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ, जो फिल्में देखता हूँ। और मेरे ख्याल से 2010 में मुझे ये मालूम पड़ा कि फिल्में खोई जा रही, फिल्में है ही नहीं। जो फिल्में मैंने बचपन में देखी थी, ऐसी फिल्में और ऐसी तस्वीरें जो स्क्रीन में जाके देखा करता था मैं, वो फिल्में अब मिलना मुश्किल हो गया। मेरी नानी को बहुत शौक था दिलीप कुमार, देवानंद और ऐसे बड़े बड़े हीरोज़ की फिल्में, और हम अक्सर जाया करते थे। और जब मैं खुद फिल्में बनाया करता था और बहुत बिजी था, मैं एडवर्टाइजिंग में मैं करीब 4 एड फिल्म बनाया करता था। और आप जब एक फिल्म मेकर होते हैं तो अक्सर आप फिल्म संरक्षण के बारे में नहीं सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि आपकी अगली फिल्म क्या होगी। एक फिल्म बनी, दूसरी बनी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, और जो पूरा माहौल होता है वो उसी की तरफ चलता है जो आज हम अपने फिल्म मेकर्स को देख रहे हैं। ऐसे कितने फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म संरक्षण के बारे में सोचते हैं या ये भी नहीं जानते कि उनकी फिल्में हैं कहाँ। और मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ और इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ जिसकी हालात बहुत खराब तरीके में है, जो फिल्में है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मुझे खुद समझना पड़ा। और आज मैं दर्शकों को ये समझाना चाहूँगा कि जब हम फिल्म संरक्षण की बात करते हैं, फिल्म प्रिजर्वेशन की बात करते हैं,
तो एक तो होता है जो सेलुलॉइड फिल्म होता है, जो जी। फिल्में रील में होती हैं, और वो रील की फिल्में 2014 तक थिएटर्स में चल रही थी। आज भी कई छोटे शहरों में फिल्म के रील चलते हैं, बट 2014 वाज द लास्ट पॉइंट जहाँ पर फिल्में रीलों पे चल रही थी। जी जब डिजिटल आया, जी आज तक हमें ये नहीं मालूम डिजिटल में कि कौन सा बेस्ट मेथड है प्रेजर्वेशन का, क्योंकि आज हार्ड ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव पे 2K, 4K, 8K मींस आज के जो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हम हर साल मोबाइल की तरह बदलते रहते हैं जी, अपडेट होते रहते और ये एक मार्केटिंग टूल है। हैं। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 100 साल से ज़्यादा सेलुलॉइड चला, आज भी आप वो सेलुलॉइड फिल्म को ले सकते हैं और जाके स्कैन कर सकते हैं। लेकिन सेलुलॉइड का जो शक्ति है, जो मटेरियल सेलुलॉइड बनता है, वो 24K का रेजोल्यूशन है, 24K। आज हम थिएटर में जाते हैं तो सिर्फ 4K, 4K। हाँ तो सेलुलॉइड का पावर देखिए, वो केमिकल ड्रिवन है, जी बट उसमें जो पावर है वो 24K है। तो लोगों को ये बात मालूम नहीं है। तो जब उन्होंने अबैंडन किया तो फिल्मों का जो एक हाल हुआ है इंडिया में, 70 से 80% हेरिटेज फिल्में खो गई या गायब हो गई 1960 तक। जी, यही आपने तमाम बातें बताई, उसकी गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। मैंने अभी देखा, इसमें 1-2 दिन पहले ही मैं देख रही थी कि प्रेम प्रभात एक फ़िल्म है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1973 की फ़िल्म है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। कितना खूबसूरत गाना है इस फिल्म का। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे इसको खोला तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो फिल्म है प्रेम प्रभात का एक ये गीत है, और ऐसा माना जाता है कि फिल्म का प्रिंट जो है वो समय के साथ नष्ट हो गया है, और इसीलिए ये फिल्म और इसके गाने को देखा नहीं जा सकता। ये गीत जो है मधुमती का है, और इसके दृश्य जो हैं वो इस तरह से दर्शाए गए थे, वो उस गाने से मैच कर रहे थे, इसीलिए गाना कोई और सा और दृश्य कोई और सा लगाकर इन्होंने इसको यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हमने एक कितना बड़ा खजाना जो है हमने खो दिया है। 100 साल का हमारा ये सिनेमा हो गया है। आप सोचिए कि इतनी सारी फिल्में हमारे यहाँ बनी हुई थी, और साथ ही साथ हमने जिस तरह से सिनेमा का जो प्रोग्रेस हुआ है, इसका जो तरक्की हमने की है, वो भी सारी की सारी चीज़ें हमसे चली गई हैं। तो इस सब चीज़ों का जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से हो पाएगी? देखिए, जब हमने स्थापना की फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की 2014 में, वो सेलुलॉइड मैन मैंने जो फिल्म बनाई, वो एक तरह से मेरे लिए रेवलेशन था। एक तरह से मेरा वो एक पूरे इंडिया में ट्रैवल करके पता करने के लिए मैं निकल पड़ा था कि भाई कितनी फिल्में बची हैं। साइलेंट सिनेमा, जिसकी हम देखिए 1913 में सबसे पहली फिल्म हमने बनाई, राजा हरिश्चंद्र, जो साइलेंट सिनेमा थी। लोगों को वो भी नहीं मालूम कि 4 रील की फिल्म थी, सिर्फ 2 रील बचा है, बाकी दो रील आग लग गई और फिल्म ख़त्म हो चुकी। 99% साइलेंट फिल्म्स हम खो चुके हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी साइलेंट सिनेमा की, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में, तो 99% हम खो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक जो मेरा सफ़र रहा, और जो सेलुलॉइड मैन बना, जो फिल्म मैंने बनाई जिसको नेशनल अवार्ड दिया गया, वो फिल्म ने मुझे ये एक तरह से मजबूर कर दिया सोचने में कि अगर हम अभी एक्ट ना करें और बचाने का कोशिश ना करें, कुछ भी नहीं बचेगा जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ बचाना ही नहीं, उसको लोगों के पास लाना वापस। इसलिए हमने जब बच्चन का फेस्टिवल किया, जो अमित जी को जब मैंने उनको लिख के बताया कि मैं आपकी फेस्टिवल करना चाहता हूँ, आपकी फिल्मों को दिखाना चाहता हूँ, तो उनका आंसर था आप मेरी नई फिल्में दिखाइए, पुरानी कौन देखने आएगा। 50 साल पुरानी, अभिमान और ये सब करीब 50 साल हो रहे हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और ना उनको वापस लिखा। मैंने सिर्फ उनकी पुरानी फिल्मों को वापस लोगों के बीच में लाई, और उसका रिएक्शन आपने दिखा ही। वो 3 दिन जैसे कि लोग पागल हो गए थे। एक तरह से हर जगह, जहाँ तक हमने, कलकत्ता हो, चाहे छोटे शहरें, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, लोग मेरे ख्याल से अपने बचपन का जितना भी उनका एक तरह से यादगार मोमेंट्स थे, वो दोबारा से आ गई उनके ध्यान। वो एकदम जी, वो एक तरह से बचपन याद दिला दिया कई लोगों को। और एक
अमित जी का जो एक शख्सियत है, जो एक तरह पर्सनालिटी है, वो उनके सामने वापस उभर के आया। और मेरे ख्याल से हमें ये एक तरह से कॉन्फिडेंस मिला कि अमित जी नहीं, फिर यूसुफ साहब का भी हमने किया, पर आप ये देखिए, यूसुफ साहब का फेस्टिवल करने के लिए हमें फिल्में मिली नहीं थी। बड़े मुश्किल से हमने 4 फिल्में इकट्ठा की जो हम स्क्रीन में दिखा पाए। इतने बड़े शख्सियत। तो ये बार बार कह रहे हैं ना कि हमने फिल्में इकट्ठा की, हमने फिल्में ली, हमने ये की, हमें बहुत परेशानी हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको जो ये चीजें मिलती हैं वो किस फॉर्मेट में मिलती हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अभी कितनी फिल्में हमें सिल्वर स्कैवेंजर्स के थ्रू मिलती हैं। अच्छा। कई फिल्में आपको, जो पहले जो फिल्में बनती थी 1951 के पहले, उसमें नाइट्रेट सिल्वर का बहुत प्रयोग होता था। जी जी। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि अगर वो फिल्म नहीं चली या ज़्यादा प्रिंट है, वो सिल्वर एक्सट्रैक्शन के लिए भेज देते थे। तो मेरे ख्याल से 50 फिल्मों से आधा किलो सिल्वर निकलता था। अब ये सुन के शॉक्ड होंगे कि आज भी लोग वो पुरानी फिल्में देख रहे हैं। ऐसी एक जगह है बॉम्बे में, सबर्ब में, जहाँ पर सारी फिल्में इकट्ठा होती हैं। फिर वो सिल्वर निकालते हैं उसमें, और जो कलर फिल्म है उसमें से डाई निकाला जाता है बैंगल्स के लिए। बिल्कुल, बैंगल्स बनाने के लिए कलर डाई बनाया जाता है। तो इससे क्या हुआ है कि इतनी सारी फिल्में, और एक उदाहरण मैं आपको अभी देता हूँ। तो क्या रिस्टोर करने का कोई जरिया नहीं था क्या? नहीं, एक उदाहरण देता हूँ जी। एक फिल्म बनाई शशि कपूर जी ने, अजूबा जी। आप आज कुणाल कपूर साहब को फोन करिए, उनके जो बेटे हैं, उनको एक भी प्रिंट नहीं मिल रहा है उस वक्त का। तो मैंने भी देखी थी। नहीं, जो YouTube में है तो वो तो लो रेजोल्यूशन है। देखिए आज 4K चाहिए आपको नेटफ्लिक्स या OTT प्लेटफॉर्म में। आज वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए अजूबा में जिसको मैं 4K कर पाऊँ। है ही नहीं कुछ, खत्म हो चुका है, बिक गया सब कुछ। सिल्वर निकाल दिया गया है, कलर डाई निकाल दिया गया है। तो सर ये कभी काम हमारा इतनी देरी से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हम बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं। और सना ये है कि मैं कॉन्शियसली इस पे नहीं गया था। ये शुरुआत मेरे लिए भी एक तरह से था कि डिस्कवरी था मेरे लिए। लेकिन अब निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसे इंडस्ट्री जो 55 लैंग्वेजेस में फिल्म बनाता है, इतना बड़ा भारतीय सिनेमा है। हम खाली बॉलीवुड की बात करते हैं। जी जी। और बॉलीवुड मुझे टर्म भी पसंद नहीं है, मुझे पसंद है हिंदी सिनेमा। क्योंकि आज तेलुगु सिनेमा इतना बड़ा योगदान दे रहा है, तमिल, मलयालम, और अगर आप पूरे देश की फिल्मों को लें तो 55 लैंग्वेजेस में हम फिल्म बनाते हैं, ओवर 2000 फिल्म्स भी मेक। तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है। और ये भी एक चीज मैं बताऊं, राजामौली की एक फिल्म थी मागाधीरा, जो बहुत ही हिट फिल्म थी। वो मटेरियल हमें नहीं मिला, हमें तेलुगु वर्जन नहीं मिल पाया, हमें उसका तमिल वर्जन मिला। और कम से कम मेरे ख्याल से 5-6 साल की बात है, जब अमेरिकन जॉर्ज ईस्टमन करके एक आर्काइव है, वो प्रिजर्व कर रहे थे तेलुगु फिल्म्स का। जब विदेश में इतना कुछ होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? प्रेमचंद की हमें जितना इतिहास की जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं जापान में आपको मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ भी मिलना प्रेमचंद के बारे में, उनके जो घर भी जाएं तो वो से टूटी फूटी पड़ी होती है। तो एक तो हमारे यहाँ सभ्यता ही नहीं है कल्चर के प्रति। हम खाली कहते रहते हैं कि हम 3000 साल पुराने हैं, और जो भी हम बनाते हैं उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक वो प्रथा होनी चाहिए एक तरह से कल्चर के प्रति हमारे एक, जैसे इसीलिए हम बच्चों को अर्ली एजुकेशन, ये वर्कशॉप्स और ये क्यों अब दे रहे हैं, ताकि वो उनके अर्ली डेज में ही वो एक कल्चर के प्रति सिर्फ देख के प्रशंसा ना करें, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, उनको फील होना चाहिए, उनका एक ये होना चाहिए कि हर इंसान अगर बचाना शुरू करे तो काफ़ी कुछ बच जाएगा। एक इंसान बचा नहीं सकता, एक इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता। तो इतना कुछ हो चुका है। और इतने, मैं ये भी अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट को भी हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत काम है और बहुत ज़्यादा काम है, और इस लाइफ टाइम में तो नहीं हो पाएगा।
पता नहीं नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी हम कर पाएंगे सब कि बच्चे नहीं। इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज्यादातर लोग बहुत फिल्म ज्यादा। प्रोडक्शन में ज्यादा जाना चाहते हैं। आपको ये बात बताऊं जी। मैं आपको कि जब से हमने वर्कशॉप शुरू किया, पहला वर्कशॉप हमने मुंबई किया, फिर हम पुणे गए, फिर कमल हसन जी ने चेन्नई ले गए, फिर हम कलकत्ता गए, हैदराबाद में पूरा फिल्म इंडस्ट्री आया, राजा मौली से लेकर नागार्जुना, चिरंजीवी, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स रामा नायडू, सब लोग आए। और मेरे ख्याल से मुझे लोगों ने कहा कि आप अगला वर्कशॉप कहाँ करेंगे, और मैंने कहा दिल्ली। उन्होंने कहा दिल्ली तो सिनेमा के कोई मतलब ही नहीं है, अभी आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगा कि अगर हम दिल्ली में करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे जो इतने वरिष्ठ नेताएं हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने ऑफिसर्स हैं, उनको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ जब हम प्रेजर्वेशन कहते हैं तो हम सिर्फ फिल्मों से नहीं जुड़े हुए हैं। आप ये टीवी के माध्यम से डीडी का तो बहुत बड़ा खजाना है जी। मैं खुद डीडी के खजाने से बहुत सरकार की तरफ से भी पिछले साल ही एक बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें तो फिल्म संरक्षण को लेकर जी। आज आप वीडियो में शूट कर रहे हैं, डिजिटल में शूट कर रहे हैं, उसके पहले वीडियो में शूट कर रहे थे। 60s एंड 70s में सेलुलॉइड था, तो मटेरियल सब कुछ प्रिजर्व करना है जी। और जब तक हम इसके बारे में ज़्यादा प्रचार ना करें और एक तरह से यंग बच्चों को भी, जो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को किस तरह से आप दिखाने चाहते हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको ओल्ड की तरह दिखाएंगे तो नहीं होगा। तो एक तरह से उसका एक पब्लिसिटी करना, एक तरह से उनको एक नए तरीके से उनको दिखाना और उन पे इंटरेस्ट जागृत करना, मेरे ख्याल से वो फाउंडेशन कर रहा है। इसलिए हमने हमेशा महसूस किया है कि बहुत यंग लोग वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, हम चिल्ड्रंस के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक काम अभी बहुत ज़्यादा है जी। और हमें तो बहुत कुछ करना है। हाँ। तो सर, जैसे आपने कहा कि भारतीय सिनेमा यकीनन बहुत बड़ा सिनेमा है और 55 भाषाएं आपने बताया, और उसमें भी कितनी ऐसी यादगार और महान फिल्में हैं, महान कलाकारों की फिल्में हैं। आप किस तरह से इन फिल्मों का चयन करते हैं जिनको आप रिस्टोर करना चाहते हैं? क्या कोई इसमें पैमाना है आपका? नहीं, सबसे पहले हमने देखिए अभी इस साल हमारी एक फिल्म जिसको हमने रिस्टोर किया वो मणिपुर की फिल्म थी जी, ईशानु, जो कांस में भी थी। लास्ट ईयर हमने एक फिल्म थंप किया, जो एक थंप का मैंने टेंट, जो एक मलयालम फिल्म थी। तो हम सबसे पहले उन फिल्मों को ढूंढते हैं जिसमें हमें लगता है कि कोई ज़्यादा कोई फाइनेंशियली इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पूरा फोकस है भारतीय कल्चर और कैसे हम जोड़ के रखें सबको, और ऐसी फिल्मों को ढूंढें जो सभ्यता और जो कल्चर के बारे में पूरा एक तरह से एडवर्टाइजिंग होता है इंडियन कल्चर का विदेश में जी। तो ये हमारा मकसद रहा है। उसके अलावा हम 4 बिमल रॉय जी की फिल्में कर रहे हैं, 2 बीघा ज़मीन, मधुमती। ये हमारा इन्वॉल्वमेंट क्राइटेरियन कलेक्शन के साथ है और बिमल रॉय परिवार के साथ है। कुछ बहुत बड़ी फिल्में भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि देव साहब 100 इयर्स होने वाले हैं जी। आपने हीरोज ऑफ हीरो करके भी दिलीप कुमार साहब के 100वें जन्मदिन पे आपने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जी, कि कैसे यंग पीढ़ी को हम उन एक्टर्स को दिखाएं। अब यूसुफ साहब एक महान कलाकार ही नहीं, बट एक इंडिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट रह चुके हैं। सहरा जी के साथ मेरा बहुत अच्छा पुराना रिश्ता है और मैं बहुत उनको मानता हूँ। तो हमारा ये मकसद रहा है फाउंडेशन का कि कैसे इन स्टार्स को वापस लिया जाए। यंग पीढ़ी आज वो फिल्में देखती हैं तो किस अंदाज से देखेंगे। देवदास को आज आप भी देखेंगे और यकीनन आप कहेंगे कि ये बहुत मॉडर्न फिल्म है। यूसुफ साहब कभी पुरानी एक्टिंग कर ही नहीं सकते। वो जब भी देवदास में आते हैं, जब वो किरदार निभाते हैं तो एक बहुत मॉडर्न तरीके से निभाते हैं, और वो मेरे ख्याल से उनका जो इन्फ्लुएंस है यंग पीढ़ी पे वो बहुत ज़्यादा है जी। तो इसीलिए हम देव साहब, जॉनी मेरा नाम हो, गाइड हो, जूल थीफ हो, ऐसी फिल्मों को अगर हम वापस लाएं नई पीढ़ी की तरफ। और कितना कूल है, आज रीमिक्स का एरा चल रहा है, राइट? बिल्कुल, एरा भी चल रहा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आने वाले कलाकार जो हैं वो पुराने कलाकारों से ही तो सीखते हैं सर। तो आर डी बर्मन और एस डी बर्मन है, दिलीप कुमार है, देवानंद है। बिल्कुल जी, ये सारे के सारे हमारे बहुत कीमती असासे हैं। मेरे ख्याल से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा 2 आर्टिस्ट का, 2 महान कलाकारों का, 2 महान शख्सियत या व्यक्तित्व रूप में जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और वो एक तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी,
वो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे और जब भी कभी मौका मिलता है वो हमारे लिए रहते हैं। और दूसरे हैं कमल हसन जी। ये दो शख्सियत हैं, और बहुत सारे और भी लोग हैं, जो गुलजार साहब हैं जो मेरे गुरु हैं, श्याम बेनेगल साहब हैं, जय बच्चन जी हैं, लेकिन इन दोनों लोगों के बारे में स्पेशली बिकॉज इन्होंने प्रिजर्वेशन के तौर पे उनका बहुत पर्सनली इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि ये बात लोगों के बीच में सीमित रहे, और पूरा प्रयास रहता है हम सबका कि कैसे हम लोगों या प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स हों, उनको कैसे प्रिजर्वेशन के बारे में और भी बातें बताएं और कैसे हम उनकी फिल्मों को प्रिजर्व करें। हाँ सर, एक बात आपसे और जानना चाहूँगी मैं कि जब आप किसी फिल्म को प्रिजर्व करते हैं, तो जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन हमने देखा था कि मुगले आजम जो है उसको कलर किया गया था, क्योंकि लोगों की डिमांड भी थी, क्योंकि सेट की वजह से थी। तो क्या जब एक फिल्म है प्यासा, अगर आप उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे तो क्या उसका मूल रूप आप उसको ब्लैक एंड वाइट ही रखना चाहेंगे, या उसके अंदर और ज़्यादा करेक्शन करने की भी कोशिश करती हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे आज, और ये रेस्टोरेशन का एक एथिक्स होता है जी। मैं आपसे दोबारा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ताज के कुछ मार्बल्स गिर गए, तो क्या हम मार्बल्स बदल के कुछ और डाल दें उस पर? क्योंकि ताज में तो अब तुमने देख लिया, या वैन गॉग की एक पेंटिंग है सनफ्लावर, अब हमने येलो देख लिया है उसका काफी, क्या उसको हम नीला कर लें क्या? नहीं सर, तो सबसे बड़ा एथिक्स में ये होता है कि जब कलाकार कुछ एक तरह से जो एक आर्ट की तरफ, स्पेशली आर्ट, जो भी कलाकार होता है वो एक पेंटिंग जब बना लेता है, तो हमें ये फ़र्ज़ होता है कि हम उसको वैसे ही बनाएं वापस जैसे उसने सोच से बनाया था। अगर वो ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट ही रहना चाहिए, जो उसका एस्पेक्ट रेशो है वो वैसे ही रहना चाहिए। बिकॉज मुझे याद है जब हम यूसुफ साहब के बारे में बात कर रहे थे कि हम उनकी फिल्में दिखाएंगे, 4 फिल्में, तो सहरा जी ने कहा था कि आप कलर वर्जन बिल्कुल मत दिखाएं। अच्छा। और उसका रीज़न ये था कि मेरे पति जो शौहर जो आई मीन यूसुफ साहब और आसिफ साहब ने घंटों काम किया था। ब्लैक एंड वाइट फिल्म है और कलर में एक वो पोर्शन आ रहा है जो सबसे फेमस गाना है मधुबाला जी का, आज भी मैं देखता हूँ, और उसके जो गीत हैं शकील बदाऊनी के, आज भी आप उससे खूबसूरत गाना लिखा ही नहीं गया, शकील साहब ने लिखा जो। बट उन्होंने कहा कि हम लोग ने इतने महीने हमने काम किया था वो ब्लैक एंड वाइट लुक के बारे में कि कपड़े ये होने चाहिए, कॉम्पोजिशन ये होना चाहिए, इस तरह से शूट करेंगे। आप देखिए कि अगर हम उसको कलराइज कर देंगे एक, तो ये जो महान कलाकारों ने जो काम किया है, हम उनके बारे में फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि उनका काम है? सर, जो आम दर्शक हैं जो अपनी पसंद की फिल्म देखना चाहते हैं, उनके लिए तो एक ही माध्यम है, बस यूट्यूब। हम चाहते हैं कि यूट्यूब ना रहे, बिकॉज यूट्यूब का जो वर्जन है वो बहुत पुअर क्वालिटी है। अच्छा। हाँ, जरूर आर्काइवल रीजंस के लिए मैं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। हाँ। कि कम से कम फिल्म बचा हुआ है। हाँ। हमारी ये प्रयास है और हम यही चाहते हैं कि ये फिल्मों को रिस्टोर करें, हम वापस स्क्रीन पे लाएं, वही आनंद दें जब ये फिल्ममेकर्स ने ये फिल्में बनाई थी। बिकॉज ये फिल्में जो बनी थी ये थिएटर्स के लिए थी। ये वही आनंद था। फिल्मों का आनंद आप एक दूसरे के साथ ले सकते हैं। मेन चीज़ फिल्म का क्या है? फिल्म का एंटरटेनमेंट था। और एंटरटेनमेंट क्यों बनी थी? जी, आप एक ग्रुप के साथ जाते हैं, बाकी लोग भी आपके साथ आजू बाजू बैठे, और एक साथ जो माहौल बनता है, उस माहौल को जो एंजॉय करने का एक मौका मिलता है लोगों के बीच में और लोगों के साथ। जब फिल्म पसंद भी नहीं आती है तो आप उसका कमेंट मारते हैं, दूसरे लोग भी सुनते हैं। हाँ। और जब फिल्म पसंद आती है तो वो लोग भी तालियां मारते हैं। असली मजा तो फिल्म देखने का थिएटर में ही है। तो इसीलिए बच्चन साहब का जो हमने बैक टू बिगनिंग किया, बच्चन बैक टू द बिगनिंग, वो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस दिया कि लोगों को असली फिल्म थिएटर्स में ही देखना जी। हाँ, यूट्यूब ज़रूर, क्योंकि फिल्म अगर बची हुई है तो यूट्यूब, बट मेन इज थिएटर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन से बात करने के लिए, अपने इतने कीमती अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, जो फिल्म रेस्टोरेशन का एक बहुत ही बड़ा और महान काम कर रहे हैं, और इनके साथ बातचीत करके हमको आज बहुत ही अच्छा लगा। यकीनन आपने भी इनसे बहुत सारी बातें जानी होंगी। इसी के साथ ही हम अपने इस खास शो में अब आपसे अलविदा कहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।